मोहम्मद अब्बास मालिक, डिस्ट्रिक्ट रियासी से ही बिलॉन्ग करता हूँ और गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होने के साथ-साथ इस सिस्टम में इस धरती पे जो ये सिस्टम आया हुआ है, इसमें मैं लगभग अभी पार्ट टाइम ही काम कर पा रहा हूँ, क्योंकि फुल टाइम तो नहीं कहेंगे, फुल टाइम नहीं कर पा रहे हैं। पार्ट टाइम जिस दिन टाइम लगता है उस दिन करते हैं और कोशिश करते हैं डेली के लगभग 2 घंटे इसमें हम जो है कुछ सीखें। तो इस सिस्टम में मुझे किसने लाया सबसे पहले मैं वो बताता हूँ। मोहम्मद अफ़ज़ल पठान सर संगलदान से हैं और हमेशा मैं उनका नाम जो है बड़े इज़्ज़त से लेता हूँ, क्योंकि अगर उनकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं होता शायद मैं इस वक़्त आपके सामने नहीं होता। इसीलिए कहा जाता है कि लिस्ट बनाएँ। इसीलिए कहा जाता है कि लिस्ट बनाएँ और उस लिस्ट में शायद पहला नाम मेरा था, जिस वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। तो इससे आगे अगर किसी शख्स ने मुझे इस सिस्टम में तराशा है, चलाया है, चलना सिखाया, अफ़ज़ल सर तो साथ थे ही थे, पर और भी सीनियर लीडर्स थे जिनमें नाम आता है तौसीफ सर, इम्तियाज़ सर, रवि सर, मुश्ताक सर, जितने भी मेरे सीनियर लीडर्स हैं, जब-जब मुझे ज़रूरत पड़ी, जब-जब मतलब मैं डगमगा जाता था, मेरा हौसला बढ़ाते थे और मुझे आगे चलने के लिए जो है हमेशा मेरा बाजू पकड़ के आगे खींचते थे और मैं दोबारा उस लाइन पे आके जब मैं डगमगा जाता था, मैं वापस आके दोबारा से लाइन पे आ जाता था और फिर अपनी इस संघर्ष में जो था, जो भी काम कर रहा था, संघर्ष क्या था थोड़ा-सा आज उस पे भी बात करेंगे। तो आज की उसके बाद मैं अपनी फैमिली का थैंक्स करता हूँ, स्पेशली अपने मम्मी-पापा का जिन्होंने हमेशा बचपन से लेके आज तक मुझ पे भरोसा किया और मैं जो भी काम करने के लिए फील्ड में या कहीं भी, किसी भी फील्ड में उतरता था, तो उनको मुझ पे भरोसा होता था, ये कभी गलत काम नहीं करेगा, ये हमारा समझदार बेटा है। और एक वाक़ये से मैं आज की मीटिंग को स्टार्ट करता हूँ। मेरे दादाजी एक बार एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, कोई फंक्शन था, तो मैं चुपके से दादाजी के पीछे खड़ा था, दादाजी ने मुझे देखा नहीं था, तो वो आपस में 1-2 बुज़ुर्ग और थे, उनके साथ बात कर रहे थे। ये अब्बास जो है ना हमारा, ये मतलब बेटा जो है, ये कुछ न कुछ नया करता रहता है, कुछ न कुछ उलझता रहता है, पता नहीं करता क्या है। तो आपस में उनकी बात चल रही थी, तो दूसरे ने टोका, बोला कहीं घूम रहा होगा दर-बदर। तो अपने पेरेंट्स को कभी बच्चे की बात जो है कोई गलत बोले तो कभी हज़म नहीं होती है। तो दादाजी ने कहा कि ये मेरा वाहिद बेटों में से एक ऐसा बेटा है, जिस पे मुझे इतना भरोसा है कि ये जो बोलता है वो ये करता है। और उस दिन मुझे लगा कि पेरेंट्स का रोल क्या होता है। उसके बाद मेरी मिसेज़ हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, जिन्होंने हमेशा मुझे जो है हौसला बढ़ाया है। वक़्तन-फ़वक़्तन तो कभी-कभार घर पे रहता ही है, वो तो शायद आज की डेट में सबके साथ चैलेंज होता होगा। शुरू-शुरू में ये होता है, लेकिन जब वक़्त आता है तो मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ते हुए इस आज की मीटिंग को एक स्टोरी से जो है स्टार्ट करते हैं। स्टोरी क्या है? एक माँ का जो हमारे पास जो होता है ना, जो मतलब जब हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें हमें ज़रूर जो है कहीं न कहीं हमें जो अच्छा लगता है हम वही करने लगते हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल करने लगते हैं। मैं एक कहानी के साथ थोड़ा-सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। एक आदमी की डेथ हो जाती है, वो जब भगवान के पास पहुँचता है तो उससे भगवान से कहता है कि मुझे जो है स्वर्ग में जाना है। तो वहाँ उसको क्या कहते हैं वो हम कहेंगे, हम अपनी ज़बान में तो कहते हैं फ़रिश्ते, लेकिन वहाँ पे उनको एक जो है अ, मेरे वर्ड्स नहीं आ रहे, मतलब यही कहेंगे, उनको जब उन्होंने पकड़ा तो उन्होंने पूछना शुरू किया कि आप क्या चाहते हैं? उसने कहा मैं स्वर्ग चाहता हूँ, मुझे थोड़ी सैर कराएँ। उन्होंने कहा चलो आपकी सैर कराते हैं वहाँ पे। वो लेके उनको चले गए, स्वर्ग दिखाया, स्वर्ग में बहुत अच्छा-अच्छा सब कुछ चल रहा था और उसने कहा मुझे नर्क भी दिखाया जाए और उनको लेके नर्क में लेके चला गए, नर्क दिखाया, नर्क में उससे बढ़िया उनको दिखाया गया, बहुत बढ़िया, मतलब बड़े अंदाज में दिखाया गया। तो नर्क में उसको नर्क पसंद आया, नर्क की जो एक्टिविटी चल रही थी उसको वो वाली पसंद आई। तो उन्होंने कहा कि अब आपने क्या करना है? उस बंदे ने कहा कि मुझे नर्क में जाना है। बोला एक बार ही फैसला होता है, दोबारा फैसला वापस नहीं लिया जाएगा, आप सोच के बोलिए।
तो उसने कहा नहीं नहीं ये डन है, मुझे नरक में ही रहना है। उन्होंने नरक में डाल दिया। जो ही वो नरक में घुसे तो उन्होंने फट करके कुछ कर दिया और वहां से सारा वो जो दिखलावा था वो गायब हो गया, और वो बंदे की जो बाजू वगैरह थे वो जंजीरों से पकड़े गए। तो उसने पूछा ये क्या है, ये क्या है? बोला ये सिर्फ एक एडवर्टाइजमेंट थी, ये एक एडवर्टाइजमेंट थी। और आज की डेट में जब हम दुनिया में या फील्ड में जो भी हम काम करते हैं, आप देख रहे होंगे 98% लोग जो है एडवर्टाइजमेंट के दीवाने होते हैं। 2% लोग जो आज यहाँ पे आए हुए हैं हमें सुनने के लिए, मैं उन सब का एक बार वेलकम करता हूँ। अपना कीमती समय निकाल के आए, और मैं चाहूंगा कि हम कोशिश करें कि जो ये बात चले इसको हम एंड तक सुने। तो इस एडवर्टाइजमेंट से यहाँ से हमें पता चलता है कि इस स्टोरी से, कि जब ये एडवर्टाइजमेंट चलती है और इस एडवर्टाइजमेंट के पीछे जो सब कुछ होता है वो खोखला होता है, जैसे उसको सपना दिखाया गया। तो दोस्तों जो नहीं मानते हैं, एक बार क्या होता है, एक और कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक मुर्दा आदमी था, एक मुर्दा मुर्दा नहीं कह सकते हैं, मतलब एक जगह कहीं सेमिनार वगैरह चल रहा था। तो वो सेमिनार में वो बंदा जो था 2-3 सेशन चल गए, लेकिन वो आदमी जो था हिल नहीं रहा था कुर्सी से, बिल्कुल चुपचाप, उसको कोई असर ही नहीं हो रहा था मीटिंग का या सेमिनार का। बहुत सारे लीडर्स आके चले गए, बहुत सारे बहुत सारे लीडर्स आके चले गए। तो उस वक्त लास्ट पे उनसे कहा गया, एक लीडर आया, उनको कहा गया सर इनको तो असर ही नहीं हो रहा है, बहुत सारे लीडर्स ने यहाँ पे बोला लेकिन इनको कोई असर नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा इनको अगर असर नहीं हो रहा है, चारपाई लाएं और इनके लिए एक बहुत बड़ी खुली जगह पड़ी हुई है वहां पे लेके जाइए, जहां पे लास्ट पे सबको लिया जाता है, शमशान घाट या कब्रिस्तान पहुंचाया जाए। और हम लोग कहीं ना कहीं जो है एक ऐसे इंसान के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं कि वो नहीं मान रहा है, इसी को मनाना है, अपनी अपलाइन का टाइम भी वेस्ट कराते हैं, अपना सब कुछ जो है हम कहीं ना कहीं वहां दाव पेश लगाते हैं। लास्ट में जब महीने के बाद वो नहीं जुड़ता और हम निराश होके घर आके बैठ जाते हैं। और मुझे लगता है हमें इस चीज का जो है इस चीज का जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, स्पेशली अपनी जो हमारी अपलाइन है उसको जो है उनका टाइम का हमें ख्याल रखना है, अपने टाइम, इसी को लिए कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट, टाइम को मैनेज करें। तो एक एक्टर जो होता है वो अपनी एक्टिंग करने से कभी शर्माता नहीं है। एक सिंगर गाना गाता है, उसको 20, 10, 50, 100, 1000 लोगों में बिठा दो, वो शर्माता नहीं है। एक डांसर अगर डांस करते वक्त नहीं शर्माता है, उसको 2 लोगों में खड़ा कर दो डांस करेगा, 100 लोगों में खड़ा कर दो डांस करेगा। एक क्रिकेटर वो कभी अपने पेशे से शर्माता नहीं है। एक जज वो जब जज फैसला देने पे आता है वो कभी शर्माता नहीं है। एक ड्राइवर जब ड्राइव करता है वो कभी शर्माता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो पेशा होता है। हम नेटवर्क करने से शर्मा जाते हैं। हम अगर नेटवर्कर हैं तो हम क्यों शर्माएं? शर्माना है क्या इसमें? तो एक नेटवर्कर के दिमाग जो बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा होना चाहिए, एक नेटवर्कर की जबान शक्कर की तरह मीठी होनी चाहिए, और उसके दिल में आग होनी चाहिए, उसके पैर में चक्कर होना चाहिए। वो इधर और दूसरे दिन उधर, तीसरे दिन उधर और पहले दिन वहां, खाना कहाँ खाए, शाम का दोपहर का, जैसे मुकेश कुठारी परसों बता रहे थे, उसको बोलते हैं नेटवर्कर। और हमें इसमें शर्म से शर्माना नहीं है, हमें खुल के काम करना है और हमें खुद पे भरोसा करना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो दमदार इंडस्ट्री है, हमें उस इंडस्ट्री पे नाज है, और वी आर लकी कि हम अच्छी अप्लायंस के हाथ में आए हैं, अच्छे सीनियर्स के हाथ में आए हैं। बहुत सारे लोग, आज भी मेरी एक आदमी से बात हो रही थी कि सर 6 साल से मैं जुड़ा हूं, मेरे डॉन में ना अपलाइन ने किसी ने कुछ लगाया, ना मैं खुद कुछ कर पा रहा हूँ। ये अपलाइन के बिना सर ये बिजनेस नहीं चलता है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर कोई ये कहता है कि मैं अपलाइन से ज्यादा चालाक हूँ, वो उसी वक्त राम नाम सत्य पे चला गया है। यानी वो तौसीफ सर कहते हैं ना, जो जो इंसान खुद को परफेक्ट समझता है उसको पैरालिसिस हो गया है। तो इस चीज को हमें थोड़ा ध्यान देना है। तो मैं चाहूंगा हम आगे बढ़ने से पहले एक बार, हर इंसान के घर पे एक चैलेंज रहते हैं, हर इंसान के घर पे चैलेंज रहता है। सबसे बड़ा चैलेंज शादीशुदा इंसान के साथ होता है, जैसे परसों मुकेश कुठारी जी भी बता रहे थे। उसके ऊपर मैं एक बात करने की कोशिश करूंगा कि जैसे सुबह सुबह हमने कहीं निकलना है, संडे के दिन की एग्जांपल दूंगा,
सुबह सुबह हमने किसी टाइम कहीं फील्ड के लिए निकलना है, मीटिंग के लिए निकलना है, सेमिनार के लिए निकलना है, तो मिसेज को ये जिद रहती है अंदर अंदर कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है घूम रहा है, फालतू घूम रहा है, इसको किस तरीके से मैं जो है इससे ये छीन लूं, ये सारा इसको कैसे। तो वो क्या करती है, वो फुलके जला देती है। और जब आपके पास जले हुए फुलके आते हैं, तो आपने उस वक्त उनसे ये मत कहना कि फुलके जला दिए, ये नहीं करना, फिर तो झगड़ा हो गया। उनसे कहना है आप आज इतनी खूबसूरत हो गई हो कि आपको देखकर फुलके भी जलने लगे हैं। कहने का मतलब क्या है? कहा तो हमने वही जो कहना है। और ये चीजें मैंने जब सुनी, पहले मैं भी झगड़ा करता था, लेकिन ऐसी-ऐसी चीजें, ऐसे-ऐसे टिप्स सुने मैंने अपने सीनियर अप्लायंस से, तो मेरी जान जो है कहीं न कहीं बचने लगी। और मुझे आज की डेट में 101% फैमिली से सपोर्ट मिलती है। और कभी भी जहाँ मर्ज़ी मैं चला जाऊँ, और दूसरे दिन वो बीवी फिर वो पंगा लेगी, वो कहेगी कि न वो क्या करेगी, उसको ज़िद रहेगी, कल भी उन्होंने तो मेरी मुझे तारीफ़-शारीफ़ करके टाल दिया, उसने दूसरे दिन बगैर नमक के सब्ज़ी बना दी, और आपने दूसरे दिन उसको बोलना है हाथ इधर ला, उनके हाथ को चूमना है, और चूमने के बाद कहना है आप बगैर नमक के इतनी अच्छी सब्ज़ी बना सकते हैं। यार जब किसी ने सीखनी हो तो वो आपसे सीखे। तो उससे आपकी जो है घर की, ये बहुत सारी टीम में ये प्रॉब्लम्स रहती हैं। हमने इस चीज़ को कहीं न कहीं हमने इस चीज़ को कहीं न कहीं उम, बोलना तो वही है, लेकिन बोलने का अंदाज़ बदलना है। बोलना तो वही है, बोलने का अंदाज़ बदलना है। और उस अंदाज़ को बदलने के लिए हमें क्या करना है, एक एक जो है एक गज़ल के साथ मैं थोड़ा-सा आगे बढ़ता हूँ। खज़ां की रुत में गुलाब लहज़ा बना के रखना कमाल ये है। रुत तो बहुत लाते हैं, लेकिन खज़ां की रुत में गुलाब लहज़ा बना के रखना कमाल ये है। हवा की ज़द में दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। ज़रा-सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब तल्लुक़ ज़माने वाले। ज़रा-सी लग़ज़िश ज़रा-सी लग़ज़िश ओके, थैंक यू सर। ज़रा-सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक ज़माने वाले, सो ऐसे वैसे से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। किसी को दे किसी को देना किसी को देना ये मशवरा कि वो दुःख बिछड़ने का भूल जाए, और ऐसे लम्हे में अपने आँसू छुपा के रखना कमाल ये है। ख़याल ऐसा मज़ाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। ख़याल ऐसा मिज़ाज अपना पसंद अपनी कमाल क्या है। जो जो अपलाइन बोले वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। किसी की राह पे खुदा की खातिर किसी की राह पे खुदा की खातिर उठा के कांटे, हटा के पत्थर, फिर इसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। वो जिसको देखे तो दुःख का लश्कर भी लड़खड़ाए, शिकस्त खाए लबों पे अपने वो मुस्कुराहट सजा के रखना कमाल ये है। हज़ार ताकत हज़ार ताकत सौ दलीलें हों फिर लहजे पे ये आजिज़ी हो, अदब की लज़्ज़त दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। यानी एक नेटवर्कर को बहुत सारी जो है इन हालात से गुज़रना पड़ता है, बहुत मुश्किलों से गुज़रना पड़ता है, लेकिन कहीं न कहीं हमें दिमाग में एक जो है एक्टर की तरह काम करना है। मतलब कोई भी इंसान अपने घर की कोई मुश्किल, अपनी कोई मिसाल, जैसे मेरी अपलाइन जब भी मैं किसी मुश्किल में पड़ता हूँ, चाहे वो मुझे घरेलू हो, चाहे वो मुझे डिपार्टमेंटल हो, चाहे मुझे कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आए, मैं फ़ौरन अपनी अपलाइन से कॉन्टैक्ट करता हूँ, और वो मेरी कहीं न कहीं से रास्ता निकाल के देते हैं। और जिस दिन आपके पास ये सब चीज़ों, सब सवालों, सब मुश्किलों के रास्ते आ गए ना, उस दिन आप टेक्निकल अचीवर होंगे जैसे मेरी अपलाइन है। तो मैं चाहूँगा हम आगे बढ़ने से पहले मैं 1-2 पीपीटी के ज़रिए आपके साथ कुछ बात करने की कोशिश करूँगा सर। कुछ पीपीटीज़ अगर मुश्ताक सर शेयर हुई तो आप मुझे थोड़ा-सा अ, जी। जी, मुश्ताक सर। हाँ, गुड आरसीएम अभी स्टार्ट हो गई है शायद। जी, आरसीएम परिवार में आप सबका स्वागत है, वेलकम है।
तो मिलावट, आज की हम सीधा मुद्दे पे आते हैं, जो आरसीएम का मिशन है, जो आरसीएम का सब कुछ है, जिसके लिए आरसीएम काम कर रही है, यानी मिलावट में मिलावट। किसी भी चीज को आप देखें, दूध में मिलावट, खाने में मिलावट, फलों में मिलावट, प्लास्टिक वाला चावल, आप सब्जी में देखें, आज की डेट में जब हम सब्जी लेते हैं, मैंने एक बार खुद घर पे ये चीजें, आप घर पे भी ये चीजें जो हैं उन चीजों को, और इन मिलावटी चीजों को खाने से इंडिया जो है हर डिजीज में इस वक्त कैपिटल बन चुका है। किसी भी डिजीज का आप नाम लें, किसी भी बीमारी का लें, हार्ट डिजीज में कैपिटल, डायबिटीज में कैपिटल, बीपी में कैपिटल, किसी भी नाम को आप उठा के देखें, कैंसर को देखें, अल्जाइमर को देखें। और इन सब चीजों से बचने के लिए हमें करना क्या है? फिर हम अपनी इन इन हालात में जब हम होते हैं डिजीजेस के अंदर, क्योंकि इन चीजों को मैं बखूबी जानता हूं, अफजल सर मेरे गल के हालात, मेरी अपलाइन मेरे घर के हालात बहुत अच्छे से जानते हैं। जब हम घर के हालात से दो चार हो जाते हैं तो उस वक्त हम बहुत मुश्किल में पड़ जाते हैं। बहुत मुश्किल में हमारे घर का, जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं तो वो एक बच्चे को तैयार करते हैं 18 में, एक यहाँ पे बहुत मेरे भाई बैठे होंगे, यंग जनरेशन बैठी होगी, तो मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। 18 साल की उम्र तक हम सोचते रहते हैं अपना टाइम आएगा, 30 साल की उम्र तक भी सोचते हैं अपना टाइम आएगा, 40 साल भी गुजर जाते हैं, 50 साल भी गुजर जाते हैं, फिर भी टाइम नहीं आता है। फिर एक वक्त ऐसे आता है, सीने में दर्द हो जाती है, डॉक्टर आता है, डॉक्टर कहता है इनका टाइम आ गया, अपने रिश्तेदारों को बुलाइए और इनको शमशान घाट लेके जाइए। अपना टाइम तब भी नहीं आया। और बेरोजगारी से बहुत सारे लोग, बापू इस जन्म में फौजी नहीं बन पाया, अगले जन्म में जरूर बनूंगा। बहुत सारे बच्चे जो हैं आज की डेट में नौकरियों के पीछे दौड़ रहे हैं, आईएएस केएस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि बच्चे जब अपना सपना पढ़ाई के बाद पूरा नहीं कर पाते हैं तो ये नौबत आ जाती है। दोस्तों, इस चीज से हमें डरना नहीं है, इनसे हमें आगे बढ़ना है, अपने आप अपना हौसला नहीं छोड़ना। जिस माँ बाप ने जिस नाज नखरे से हमें पाला है, अगर हम वो सारी चीजें जो है भूल जाएं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो अब टाइम बदल जाएगा। आप देखें 30 लाख लोग 2023 तक, चाहे वो प्राइवेट जॉब में है चाहे वो गवर्नमेंट जॉब में है, 30 लाख लोग जो हैं बेरोजगार होने वाले हैं। और उसकी जगह काम कौन करेगा? मैं हमेशा हर मीटिंग में रोबोट की बात करता हूं, और ये मामा रोबोट जो है ये हमें बिल्कुल बिल्कुल नंगा करके रख देगा। और जिन लोगों का नौकरियों के ऊपर भरोसा है, भरोसा जो लोग नौकरी में हैं उनसे आज पूछिए कि नौकरी करना क्या है। और जो लोग नौकरी में लग चुके हैं, आप जरा देखें, उस इंसान का हमेशा जहन में ये रहता है, काश मैंने कोई साइड बिजनेस स्टार्ट किया होता है। क्यों साइड बिजनेस स्टार्ट करेगा? महंगाई को देख के, सैलरी कट, स्कूल की फीस, लॉकडाउन अगर फिर से आ गया, बिजनेस, बिजली का बिल, मतलब बहुत सारी टेंशन्स को लेके वो सोचता है अगर मैं साइड बिजनेस खड़ा चलाता तो कौन सा चलाएगा वो? साइड बिजनेस के लिए लाखों रुपए चाहिए। दोस्तों, हमारे पास एक ऐसा होनहार बिजनेस है, एक मतलब जिसकी कोई तारीफ करने के, मतलब तारीफ क्या, जो जब से ये स्टार्ट हुआ है लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं, करोड़ों की जिंदगी बदलने वाली है। रिवायती खरीदो फरोख्त को अगर हम देखें, एक ग्राहक, एक कस्टमर, इस ट्रेडिशनल बिजनेस में हमारा नाम रखा जाता है ग्राहक, एक गिरा हुआ इंसान। उसको जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है वो नजदीकी दुकानदार के पास जाता है। दुकानदार भी घर पे नहीं बनाता है, वो होलसेलर के पास जाता है। होलसेलर भी घर पे नहीं बनाता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी घर पे नहीं बनाता है, वो केयर एंड फॉरवर्डिंग एजेंट के पास जाते हैं। और एजेंट जो है कंपनी से माल उठाता है। एजेंट जब कंपनी से माल उठाता है तो उसकी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं। फिर हमें घर पे बैठे बैठे सलमान खान ड्यू पी रहा है तो हमें पता चलता है, आलिया भट्ट लक्स साबुन से नहा रही तो हमें पता चलता है। और हम क्या करते हैं, हम नजदीकी दुकानदार के पास जाते हैं, हम कहते हैं फलानी लक्स वाली साबुन चाहिए। वो लक्स का साबुन, या मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ, जब वो कंपनी से निकलती है, कंपनी से वो 50% में रेडी होने के बाद 10-10% ये बिचौली ले लेते हैं। हमारे पास वो एक 50 रुपए वाली चीज 100 रुपए में पहुंचती है। तो इसमें जब देखा गया कस्टमर कैटेगरी में तो 95% लोग हैं, मिडल मैन सिर्फ 5% लोग हैं। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कस्टमर को कोई फायदा हो। कंपनी कहती है मैं डायरेक्ट में आती हूँ, डायरेक्ट में आपके
आपके साथ राब्ता करती हूँ, बिचौलियों को हम अपने साथ डिस्ट्रीब्यूशनशिप में जो है जोड़ देते हैं, तो एक एडवर्टाइज़र जो है उसको हम अलग कर देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट में आके हमारा जो 50% पैसा बिचौली लेते थे और वो हमें वापस मिलता है, उसी पैसे को करोड़ों में, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे कहना चाहूँगा कि एक बिज़नेस, एक आप अपने इर्द-गिर्द की जो आपकी जो छोटी-सी सिटी होगी, जो छोटा-सा शहर होगा, जो छोटा-सा तहसील हेडक्वार्टर होगा, मैं अपने इलाके की बात करूँ, मोहर के अंदर अगर 4 करोड़ महीने का टर्नओवर जो है मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट में हो रहा है, वो टर्नओवर जिस दिन आरसीएम हमारी कंपनी के अंदर हो गया, तो ये गारंटी है सर, 4 करोड़ का टर्नओवर अगर हम 45% के हिसाब से देखें, तो 2 करोड़ 10 लाख के लगभग पैसा जो है हमारे मोहर के लोगों के अंदर बटेगा। ये सबसे बड़ी जो है इसमें हमारे मार्केटिंग प्लान का जो है, और बहुत सारे लोगों को जल्दी में मार्केटिंग प्लान अगर समझ नहीं आया हो, जिस भी साथी ने आपको आज लिंक भेजा आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, वो आपको, और जब हम मार्केटिंग प्लान देते हैं तो हमारे पास एक सवाल आता है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है। ये देखें कहाँ, ये मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ये कहाँ पे खड़े हैं? यहाँ खड़े रहना, यहाँ घूमना, यहाँ टाइम वेस्ट करना, हमारे फ्रेंड्स के पास टाइम है, लेकिन इस बिज़नेस को अपने बच्चों के लिए करना हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी, उन चीज़ों का फेस। एक टाइम इसका भी था, इसको लोग चूम-चूम के सँभाल-सँभाल के रखते थे, लेकिन अब इसका टाइम खत्म है। एक टाइम ये भी था, ये गाड़ी होती थी, जब वक़्त के साथ ये गाड़ी नहीं बदली, तो आप देख रहे होंगे सर इसकी हालत क्या कर दी है, गोबर की रोटियाँ पका-पका के इसके ऊपर रख दी हैं। ये हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है अगर हम वक़्त के साथ नहीं बदलें। जब हम इस यूनिवर्सल के अंदर, इस सिस्टम के अंदर आ जाते हैं, तो हमें क्या होता है कि हम कहीं न कहीं जो है फिर हम शॉर्टकट ढूँढने लग जाते हैं। बहुत सारे साथी इस वजह से जो है कहीं न कहीं अपने फ्यूचर को ख़त्म कर देते हैं। वो तो इसमें ज़रा-सा अगर हम बात करें, सर ये देखें थोड़ा-सा कि एक एक लाइन में अगर हम चलें, एक स्ट्रेट बिल्कुल, आगे-पीछे नहीं देखें, यानी अपलाइन के हिसाब से हम बात करें, अपलाइन के हिसाब से हम चलें, तो हम आगे चल सकते हैं। कभी इधर खींचेंगे, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी आगे, कभी पीछे, तो हम आगे नहीं चल सकते हैं। ये एक प्रॉब्लम है। और आज की डेट में जो है हम लोग जो है नेगेटिव क्यों होते हैं? हमें इन सब चीज़ों से, अगर हम इस सिस्टम के अंदर आ गए हैं, इन सब चीज़ों से हमने अपने आप को जो है बिल्कुल अलग कर देना है, नेगेटिविटी को बिल्कुल काट दो। हम फेलियर के डर से बिज़नेस छोड़ देते हैं, काट दो। बहुत सारे कम्फर्ट ज़ोन में हम आराम से बैठेंगे, छोड़ो यार कौन ज़ूम मीटिंग अटेंड करेगा, सोता हूँ। छोड़ो यार ये चीज़ें सारी देख के, तो हम जब सिस्टम के अंदर आते हैं, तो हम गिरिपुर से एक ट्रेन में बैठ जाते हैं। हमें बाहिपुर में जाना होता है, फिर संदेहपुर में जाना होता है। मैं शॉर्टकट में बात करूँ तो सलापुर, बहुत सारे लोग सलाह देने आते हैं, बहुत सारे लोग जो है राय देने आते हैं, बहुत सारे लोग जो है आलसपुर, फिर हम आलसी हो जाते हैं कभी-कभी कि यार अगर मैं इसमें काम करूँ, छोड़ो यार, कभी आलस आता है सुबह मीटिंग में उठने के लिए, कभी भी मीटिंग देने के लिए जाना है तो लेट पहुँचना। अगर हम इन सब चीज़ों से आगे निकलें तो आगे एक होशियारपुर आता है, एक ऐसा खतरनाक चौक जिस दिन हमें होशियार लोग मिलते हैं, और जब हम होशियार लोगों के साथ बैठ जाते हैं, तो वो हमारी सारी हवा निकाल देते हैं। जिस दिन हम इस टूर को भी पार कर गए, तो हम, और हर इंसान जब सिस्टम के अंदर आता है, तो 5-5 साल, 10-10 साल हम लगे तो होते हैं, लेकिन सिस्टम के अंदर हम कामयाब नहीं हो पाते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें अपना एक गोल बनाना है, हमने अपनी अपलाइन के साथ बैठना है, वो हमें गोल बनाना बताएगी और उस गोल के ऊपर काम करना है, उस मंज़िल के ऊपर काम करना है। इस दुनिया में आप कोई भी काम करो, ट्रेडिशनल बिज़नेस में देखो, नौकरी में देखो, ये दुनिया का एक निज़ाम है, हर किसी ने अपने निचले को दबा के रखा है, लेकिन यहाँ पे एक यूनिक सिस्टम है। इसमें जो आपके डॉन में आदमी है, उस आदमी को हम लोग जो हैं पहले उठाएँगे, फिर हमारा बिज़नेस खुद बढ़ेगा, अदरवाइज़ हमारा बिज़नेस नहीं बढ़ेगा। अब हम थोड़ा-सा आगे, संगत ही रंगत देती है। आप अगर 5 कॉन्फिडेंट लोगों के साथ रहोगे, छठे कॉन्फिडेंट आदमी आप होंगे। आप अगर 5 करोड़पति लोगों के साथ चलोगे, छठे करोड़पति आप होंगे। आप अगर 5 बेवकूफ लोगों के साथ चलोगे, छठे बेवकूफ, मैं आगे कुछ नहीं बताऊँगा। तो आगे हम बात करें, संगत ही रंगत है। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल्स। अगर हम 5 मतलब डांसर्स के साथ चलेंगे, तो हम लोग जो हैं छठे डांसर बन जाएँगे। इस तरीके से हमें क्या करना है, पहले जब हम कोई काम शुरू करते हैं, पहले आप पे लोग जो हैं हँसेंगे, फिर वो आपकी कामयाबी देखकर
चौंक जाएँगे, फिर वही लोग आपकी कॉपी करेंगे। मैं कल एजाज सर से भी बात कर रहा था इस चीज़ के ऊपर। अगर थॉमस एल्वा एडिसन इन लोगों के हँसने पे रुका होता, तो शायद हमारे पास बल्ब नहीं होता। लेकिन वो एक बार फेल नहीं हुए, 2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, 2000 बार नहीं, 9999 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी डटे रहे और फिर जाके वो आज, और हमें काम करने में शर्म आती है। ये पिक्स जो है आप देख रहे होंगे, एक लड़की पेट्रोल पंप पे काम कर रही है। सर, इसको अगर शर्म नहीं आ रही है, तो हमें वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोडक्ट लेके काम करना, किसी की सेहत को बचाना, कोई पेशेंट इतना मजबूर होता है, अगर आप उसके घर प्रोडक्ट पहुँचाते हो, भले ही वो जॉइन नहीं हो, तो उसके घर पे कोई रिलीफ हो जाए तो आपको क्या दुआ नहीं देगा वो। तो आज की डेट में हम लोग क्या करते हैं, जिसके पास जाओगे वो कहता है मैं जॉब में बिज़ी हूँ, जिसके पास जाओगे वो कहता है मैं बिज़नेस में बिज़ी हूँ। कभी-कभी इलेक्शन का भी उखाड़ चढ़ने लग जाता है लोगों को। एक फार्मर के पास जाओगे तो कहता है, अब इनमें सब में होता क्या है? सब लोगों के पास सब लोग कहते हैं, सबसे पहले फार्मर की अगर बात करें, उसको हम कहेंगे टाइम है, कहता है हाँ, मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम है लेकिन पैसा नहीं है। सिक्योरिटी क्या है? कल को अगर आप इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या सिक्योरिटी है? बीच में एक बात और, जॉब के बीच में मैं कहना चाहूँगा, जॉब नौकरी, नौकरी वाले इंसान यानी हम जितने भी लोग यहाँ पे जॉब होल्डर बैठे होंगे, नौकरी वाले इंसान को पूछोगे टाइम है, कहेगा नहीं है, पैसा है, कहेगा नहीं है, सिक्योरिटी है, कहेगा नहीं है। सिक्योरिटी के ऊपर एक बात करता हूँ, अभी पिछले दिनों यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें हमारे एक जो है शिक्षक जो है होते हैं, उनकी एक डेथ हो गई, तो उनके घर पे जब पता चला, उनके घर पे सोर्स ऑफ इनकम वही था। हमें इस बिज़नेस को क्यों करना है दोस्तों? सिक्योरिटी के लिए। सोर्स ऑफ इनकम वही था, जब वो शाम को घर नहीं पहुँचा, तो क्या गुज़री होगी उस बीवी पे, क्या गुज़री होगी उसके माँ-बाप पे, और क्या गुज़रा होगा उसके बच्चों पे। इस चीज़ के लिए आप ज़रा ध्यान से सोचें। अगर हम इस चीज़ को सोचेंगे, तो शायद ये गारंटी है सर, हमें ये बिज़नेस समझ में आएगा, और बहुत बड़ा सोचने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ अपनी फैमिली में आप देखिए, हमें समझ आ जाएगा कि इस बिज़नेस को क्यों करना है, इस सिस्टम को क्यों करना है। आगे चलते हैं, बिज़नेसमैन के पास जब हम प्लान देने जाते हैं, कहता है टाइम नहीं है, पैसा बहुत है, सिक्योरिटी कुछ नहीं है। टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि वो बंदा भी अगर दुकान बंद कर दे तो सिस्टम नहीं चलेगा। वो अपना बिज़नेस कुछ देर के लिए बंद करे, उसका सिस्टम नहीं चलेगा। वो अपनी बीवी को भी अपने किसी नौकर के साथ घूमने के लिए भेज देते हैं। मेरे कोई साथी गलत ना बात को माने। आगे पॉलिटिशियन को देखें, पॉलिटिशियन जो खुद होता है वो ठीक है, लेकिन उनके आगे-पीछे जो दौड़ने वाले होते हैं, सर ये गारंटी है वो लोग खज्जल हो जाते हैं, उनका कुछ नहीं बनता। ये मेरे फैमिली के अंदर की बात भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग खज्जल हो गए हैं, कुछ नहीं बना, लास्ट पे वो आके वापस गैंती बेलचा लेके काम करने लगे। मैं हमेशा उनसे कहता था ये चीज़ मत करो, और मुझे डंडा लेके पीटने लग जाते थे, क्योंकि एक नशा सा बन जाता है। दोस्तों, नशा वो पॉलिटिशियन की जगह अगर हम नशा नेटवर्किंग का लगा दें, 5 साल, उन्हें 40-40 साल पॉलिटिशियन के साथ चल के अपनी ज़िंदगी क्या, अपने बच्चों की ज़िंदगी खत्म कर दी। मैं गारंटी करता हूँ, अगर हम 5 साल इस नेटवर्किंग का नशा लगाते हैं, इस सिस्टम का नशा लगाते हैं, दुकान बदलने का नशा लगाते हैं, सर 5 साल के बाद ये गारंटी है हमारा सिस्टम हमें वो चीज़ें देने लगेगा, और वो चीज़ शायद दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं दे सकती है। आरसीएम बिज़नेस है क्या? बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, यार है क्या ये, इतना रोज़ मीटिंग होती है। दोस्तों, कुछ भी नहीं है। ब्रश करने से पैसा आता है, नहाने से पैसा आता है, तेल लगाने से पैसा आता है, चाय पीने से पैसा आता है, स्वास्थ्य सही रखने से यानी सेहत, आप न्यूट्रिशन खाते हैं तो पैसा आता है। चर्चा, जैसे मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ सर, इस वक़्त मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, फिर भी पैसा आता है, फिर भी लोगों को समझ नहीं आता। इसलिए हम इस सिस्टम को अगर, और इस सिस्टम में जनरेशन की बात अगर करें, जो 21 तारीख को, 21 अगस्त को हमारे बीच में एक महान शख्सियत आ रही हैं, उनके पापा ने इस बिज़नेस को उनके पापा ने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, मिस्टर ओपी शर्मा जी। वो उस वक़्त गेज़ेटेड ऑफ़िसर थे। उस वक़्त स्टेट लेवल के ऑफ़िसर होने के बावजूद किट्टें भेजते थे, लोग उनको पागल कहा करते थे, और अपने बेटे की ज़बानी हम ये सारी चीज़ें सुनेंगे। एक बात बताता हूँ, अपने बेटे की, उनके बेटे यानी रवि ओपी शर्मा की ज़बानी मैंने ये बात सुनी है कि वो जब
किटें लेके जाते थे, तो उनके बेटे यानी रवि ओपी शर्मा ने अपने पापा से कहा, पापा क्या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेजेटेड ऑफिसर हैं और आप ये किटें बैग भेजते हो? बोला बेटा जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं ना रहूँगा, उस दिन आपको पता चलेगा ये बैग क्या था। और रवि ओपी शर्मा आज भी स्टेज पे आके रोते हैं इस बात को लेके, उसने क्या-क्या कहा होगा कि शायद हम भी अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के कभी ना कभी जो है ये चीज़ें गलत बातें करते रहते हैं। घर से काम करें, पार्ट टाइम ऐसा हम एक पोस्टर बना के रख सकते हैं, घर से अपना खुद का एक बिज़नेस शुरू करें, बिना कुछ लगाए, ज़्यादा पैसा कमाएँ, एक कॉल आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इसमें सब लोग जो भी आप लिख सकते हैं, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, बिज़नेसमैन, रिटायर्ड पर्सन, जॉब पर्सन, जो भी लोग यहाँ पे जो अपना नंबर डाल के एडिटिंग करके आप रख सकते हैं यहाँ पे। और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, कोई भी चीज़ जो है आज की डेट में इम्पॉसिबल नहीं है। और इस चीज़ को अगर हम देखें दोस्तों, इसको हम करें क्यों? थोड़ा-सा और मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा सर। एक नज़्म के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। नज़्म क्या है सर? नज़्म के साथ आगे बढ़ता हूँ और उस नज़्म के बाद मैं थोड़ा-सा वाई पे बात करूँगा, वाईआरसीएम। थोड़ा-सा मुझे लगता है क्लियर हो भी गया है, थोड़ा-सा और बात करते हैं। याद रखना जो मुराद याद रखना जो मुरादें करके घर से चले थे। जब हम इसमें स्टार्ट हो जाते हैं ना बिज़नेस शुरू करने के लिए, हमारी बहुत सारी मुरादें होती हैं, जब हम कभी न कभी अपनी अपलाइन के साथ हम करते हैं। याद रखना जो मुरादें करके घर से चले थे, याद रखना इरादे करके घर से चले थे, वो सब तुम्हें खुद ही पूरे करने हैं। याद रखना जो वादे करके घर से चले थे, कभी-कभी घरवाले भी परेशान करते हैं, फिर हम उनको बोलते हैं, "अब 2 साल रुको ना, हम आपको लग्ज़री लाइफ़ जीने की एक वो दे देंगे।" लेकिन जब हम खुद ही डगमगा जाते हैं, तो देखें हम कौन-सी लग्ज़री लाइफ़ दे रहे हैं। यहाँ तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है, धोखा मत देना अपने आप को। जब वक़्त ज़ाया करने का दिल करे, याद कर लेना अपने माँ-बाप को। उस माँ-बाप को, उस माँ को याद करना दोस्तों, जिस बाप ने मेहनत मशक्कत करके और जिस माँ ने हमें जन्म दिया। मैंने सुना है कि 9 डेसिमल से ज़्यादा अगर किसी इंसान को दर्द हो जाए, उसकी डेथ हो सकती है, लेकिन एक माँ 12 डेसिमल दर्द सहन करती है। और उस लाल के लिए जो लाल आके लास्ट में उसको गाली देता है, धक्के मारता है, उल्टी बातें करता है, दोस्तों इस बिज़नेस को, इस सिस्टम को कम से कम अपनी माँ के लिए ज़रूर करें, अपने बाप के उन सपनों के लिए ज़रूर करें, जो बाप अपना सब कुछ छोड़ के हमें पालता था, हमें आगे हमारे लिए सब कुछ करता था, धक्के खाता था, कैसे पैसे कमाता है, जो यहाँ पे बाप बैठे होंगे, जो यहाँ पे माएँ बैठी होंगी, वो फ़ील कर रही होंगी इस बात को। याद रखना उन सब गैरों को याद रखना उन सब गैरों को भी जिनके ताने तुम सह नहीं पाए थे। याद रखना उन सब गैरों को भी जिनके ताने तुम सह नहीं पाए थे। याद रखना उन लोगों के चेहरों को भी जिनसे तुम कुछ कह नहीं पाए थे। जब दौर था, जब आप चल रहे थे, बहुत सारे लोग अभी संघर्ष में चल रहे होंगे। बहुत ये संघर्ष जो है ज़िंदगी का संघर्ष होता है, ज़िंदगी में कहीं न कहीं हर जगह संघर्ष होता है। याद कर लेना उन रातों को जो तुमने अकेले काट कर बिताई थी। कहीं जब आप सफ़र के निकलते थे, कहीं न कहीं आपको खुद नेगेटिविटी आई होगी, याद कर लेना उन बातों को जिन्हें सुनकर तुम्हें नींद भी नहीं आई थी। याद कर लेना उन बातों को जिन्हें सुनकर तुम्हें ये नींद भी नहीं आई थी। याद रखना पल वो तरसकार के, याद रखना तुम पल वो अपनी हार के। तुम अपनों को भूल जाना पर अपनों को याद रखना, तुम अपने आप को भूल जाना पर अपनों को याद रखना। अपनों की खातिर अपने सपनों को याद रखना, इन सब बातों को याद रखना। तुम याद रखना कुछ करके जवाब देना बाकी है, घर वापस न मुड़ जाना, याद रखना अपनी मोहब्बत का हिसाब देना बाकी है। सफ़र जो है काफ़ी लंबा हो सकता है और इस सफ़र में हम अगर चलें, तो हमें इस सफ़र में बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। और इस सिस्टम पे अगर बात करें, इसको क्यों करें हम, सिर्फ़ आरसीएम ही क्यों करें? मैं थोड़ा-सा बात करने की कोशिश करूँगा बीच में। दोस्तों यहाँ पे लगभग रॉयल्टी जो लोगों को मिलती है 20,000 से लेकर करोड़ों में मिलती है। यहाँ पे अंधे लोग पैसा कमाते हैं, यहाँ पे गूंगे लोग पैसा कमाते हैं,
यहाँ पे ड्राइवर लोग कैसा कमाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कार लेके जो अपनी लग्ज़री लाइफ़ जी रहे हैं, बहुत सारे गरीब इंसान, जिन इंसानों के पास घर पे कुछ भी नहीं था, अगर वो दूसरा साइड बिज़नेस करते, तो शायद ही वो कुछ कर पाते। दोस्तों, इसलिए इस बिज़नेस को करें और यहाँ पे हमें काम करना कोई मुश्किल नहीं है, किसी को कुछ नहीं देना, हमने सिर्फ़ हमने क्या करना है, खुदी में नहीं गम फुर्सत में ठहर गए। बहुत सारे लोग दुखी होते हैं घर से, जैसे मतलब मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आज की डेट में भी है, हॉस्पिटल को लेके जो कहीं न कहीं हम परेशान रहते हैं। खुशी जल्दी में रुकी नहीं, गम फुर्सत में थे ठहर गए, लोगों की नज़रों में फ़र्क अब भी नहीं। लोग जो बातें करते हैं वो करते ही रहते हैं। एक बार क्या होता है, जब हम घर पे थे एक बार, तो एक बार मैं हॉस्पिटल से आया, ज़मीन वग़ैरह जो फसल लगानी होती है, मैंने पड़ोसियों से जो है हमने बेल माँगे, तो उन्होंने वापस क्या कहा हमें कि हॉस्पिटल में बेल नहीं मिलते हैं क्या? आप सुन रहे होंगे शायद सारे, क्योंकि मैं उस वक़्त साढ़े 3 महीने के बाद हॉस्पिटल से घर आया था, तो ये चैलेंज शायद सबके साथ होते होंगे। और इससे बड़ा चैलेंज किसी के पास नहीं होगा। जो चैलेंज मेरे पास है, अल्लाह आप में से किसी को ना दे, लेकिन उस चैलेंज के बावजूद अपनी अपलाइन की गाइडलाइन के मुताबिक मैं काम कर रहा हूँ और जैसे अपलाइन कहती है, मैं वैसे करता हूँ। जब लोग मिलते हैं, तो हम एक छड़ी छड़ी पकड़ कर चलाते हैं इनको। बुज़ुर्ग एक बार क्या होता है सर, एक बार जो है हम लोग क्या करते हैं ना, कहीं न कहीं गलती कर देते हैं। हम आज की डेट में अपने बच्चों को पैसा कमाना सिखा नहीं रहे हैं, उनको कम एजुकेशन तो दे रहे हैं। एजुकेशन के मैं खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद इस डिपार्टमेंट में हूँ। लेकिन एक बात करूँगा, एक बार क्या होता है, एक बुज़ुर्ग औरत थी, बुज़ुर्ग औरत ने अपने 2 बेटे पढ़ने के लिए कहीं भेज दिए, वो औरत लंगड़ी थी, तो मतलब किसी तरीके से उसने बच्चों को पढ़ाया। एक बच्चा इंजीनियर बन के और एक डॉक्टर बन के वापस आए, घर पे गाय रखी हुई थी और बारिश बाहर बाहर बारिश या वगैरह जो भी था, तो अपने बेटे को कहने लगी, "बेटा जाके अपनी जो है गाय को आप दूसरी जगह बाँध लीजिए।" तो दोनों बेटे गए, तो वो गाय को रस्सी-शस्सी खोल के खींचने लगे, एक धक्का मारता है डॉक्टर, धक्का मारता है इंजीनियर, खींच रहा है, गाय जगह नहीं छोड़ रही है। कुछ देर बाद बुज़ुर्ग औरत, बूढ़ी औरत खुद बाहर आई, बोली, "ये क्या कर रहे हो? छोड़ो गाय को, ऐसे थोड़ी खींचते हैं।" गाय ने थोड़ा-सा घास जो है हाथ में लिया और गाय की रस्सी छुड़ाई और हाथ में लिया, गाय घास के पीछे आके अपनी चल पड़ी। कुछ देर बाद वह उसने कहा, अब बछड़े को लेके उस दूसरी जगह बाँधो। बछड़ा बिल्कुल छोटा-सा था। तो उनकी वालिदा वो बूढ़ी औरत अंदर चली गई, तो बछड़े को वो क्या करने लगे, घास दिखाने लगे। बच्चा बिल्कुल छोटा था, घास दिखा के धक्का मार रहे हैं, बछड़ा चल ही नहीं रहा है, घसीट रहे हैं, उठा रहे हैं, बछड़ा चल ही नहीं रहा है। वो बूढ़ी औरत फिर बाहर आई और फिर बाहर आके कहने लगी, "छोड़ो इस बछड़े को, मार दोगे इस बछड़े को।" बछड़े की मुँह में उँगली डाली, वो उँगली चूसता हुआ उस बूढ़ी औरत के पीछे अपनी जगह चला गया जहाँ उसको बाँधना था। और बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, हम गाय की तरह उसको घास खिलाने लगते हैं, बछड़े की तरह घास खिलाने लगते हैं। दोस्तों, उसको वही दो जो उसको चाहिए। जब एक नया आदमी आता है, उसको जज करना है कि इसको कौन-सी दवा लगेगी, इसको कौन-सा तरीका लगेगा। ये तरीका जो है हमें हमारी अपलाइन बताएगी और उस अपलाइन को हमें मानना पड़ेगा, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो पढ़ी-लिखी है, चाहे वो जो भी है। दोस्तों, मुझे लगता है टाइम हो चुका है। आप सब साथियों ने मुझे जो है इस दिन में गलत बात निकली हो, कुछ भी बात आपके बीच में कोई गलत निकली हो, तो उसके लिए मैं जो है आपसे माफ़ी चाहता हूँ। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ आज की मीटिंग को हम यहीं पे क्लोज़ करें। तो बहुत सारी बातें करनी थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट में बात करेंगे। तो आज जितने भी साथी यहाँ पे आए हुए थे, आप सबका थैंक्स। आपने मुझे जहला और मैं फिर से एक बार जो है आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगा, क्योंकि मैं बीच में स्टोरियों को रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरा दोस्त जो है स्टोरी को अपनी तरफ ना ले, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे थोड़ा-सा होता है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you very much, our two host.